बेबाक अंदाज में असेंबली में भी बात करते हैं। अगर कोई दहशतगर्द मारा जाता है, पकड़ा जाता है, उसके पास बंदूक कहाँ के निकलते हैं, उनके पास किस चीज़ के लिए कहाँ से फंडिंग हो रही है? बताइए, अगर कोई कह रहा है मैं जंग लड़ रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान से या रियासत पाकिस्तान से, तो इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? जिस हिसाब का मुझे सरफराज मुफ्ती साहब जो लगते हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि हिदायत कहीं से लेते हों, बल्कि हिदायत देते हैं। आप मुझे बताएं, आप कहते हैं ईरान से पेट्रोल नहीं मंगवाओ, ये आप पूरा करके कैसे देंगे? को गैर कानूनी मैं बिल्कुल नहीं गैर कानूनी समझता। मैं चाहता हूँ अगर हुकूमत ने क्यों स्मगलिंग करा दी? आप क्या समझ रहे हैं ग्वादर में जो हमारे एमपी हैं बगैर उठ के हैं? सर मैं अभी चंद दिन पहले सर लाला रशीद से मैंने इंटरव्यू किया, मैंने कहा लाला रशीद सवाल किया, उन्होंने कहा कि ऐसे भी बहुत से एमएनए एमपी हैं वो बलूचिस्तान से इलेक्ट हुए, उन्हें तो अपने हल्के का भी पता नहीं, 40 करोड़ 50 करोड़ दे देते हैं और बस जीत जाते हैं। मौलाना के पास इतने पैसे तो नहीं है सर। मौलाना के पास पैसे नहीं, मौलाना के सर पार्टी आप जानते हैं कौन सा, तो फिर कौन सा पार्टी है सर? चले आप बता दें सर, मैं आपकी ज़बानी सुन लेता हूं। लोग तो हमें बदनाम करके बैठे हों कि हमारा जो ग्वादर एरिया है पूरा जी, उसको टैक्स एग्जम्पशन दिया जाए, उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। ट्रालरों का जो मामला है, आपने बात तो की है कि उसको हम हल करेंगे। ये बेसिकली चोर हैं, इनका मैं कहता हूँ हुकूमत को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कहीं पे तो चीज़ वाले खुद मिले हुए होते हैं, कहीं चीज़ें कानूनी बनाना किस चीज़ को, छोटा सा टैक्स लगवा दें, काम करने। लेकिन मैं इस कारोबार को, अगर कोई कहता है कि ये कारोबार स्मगलिंग, यार स्मगलिंग में किस चीज़ की? मैं दूध मंगवा रहा हूँ, स्मगलिंग है। मैं अपने लिए घी मंगवा रहा हूँ, स्मगलिंग है। अगर मैं वहाँ का जूस मंगवा रहा हूँ जो मुझे सस्ता मिलता है, पूरे पाकिस्तान में सर ये जा रही है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ स्मगलिंग नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है। आप इसको देखो, खुलाओ। ये तो मैं कह रहा हूँ लोग काम कर रहे हैं। अगर 4 फैक्ट्री लग जाएंगे ग्वादर में या बॉर्डर पे लग जाए, तो ये करवा दें तो सर आपको मतलब आप तो बलूचिस्तान पर एहसान कर देंगे। ये अगर करके आपके जो है सीनियर तरीन लोगों ने बाप पार्टी को छोड़ना, बलूचिस्तान अवामी पार्टी में जो इज्जत और एहतराम है वो बाकी पार्टियों में नहीं है। हमारे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चागिर न्यूज़ के प्रोग्राम रियल टॉक में खुशामदीद। मैं रहमान आज़क। आज हम बलूचिस्तान के सियासी सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर हाजिर हैं, लेकिन इस बार कुछ और सवालात, कुछ और बातें, कुछ और मेरे पास, बल्कि मेरे साथ इस वक्त बलूचिस्तान के एक ऐसे मंजे हुए सियासतदान हैं जो बलूचिस्तान के केस को लेकर इंटरनेशनली भी उन्होंने बहुत इस हवाले से काम किए, और ख़ास तौर पर जो ग्वादर का जो सियासी माहौल है उनमें उनका किरदार रहा, और स्पेशली बहुत बेबाक अंदाज में असेंबली में भी बात करते हैं और लीडर सियासतदानों में उनका शुमार होता है। तो बहुत अरसे से हमने कहा कि हमें कुछ ऐसा सियासतदान मिले जिससे हम उन बात करें और बलूचिस्तान के जो हकीकी मामला है उनसे हम डिस्कस कर सकें। तो हमारी खुशनसीबी के हमारे पास आज कौदा बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि सेनेटर भी हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं। हम उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। हम डायरेक्ट अपने सवालात पे जाते हैं कि सर आपका जो आप सेनेटर थे और आपका जो रिहायशी भी ग्वादर के हैं और ग्वादर आपका सियासी महवर भी है, लेकिन जो ट्रालरों का जो मामला है आपने बात तो की है कि उसको हम हल करेंगे, मामले को निपटाएंगे, लेकिन आज तक वहाँ के मछेरे इस अजाब को झेल रहे हैं। सॉरी, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या आपका मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें जी, ट्रॉलर ग्वादर का अभी का मसला नहीं है, ग्वादर का बहुत पुराना मसला है और ये जब मुझे याद है 2008 से लेके 2018 तक और उसके बाद भी शायद 2024 तक, उसमें जितना हो सका, तो जहाँ तक मैं सियासी मामलात में इन्वॉल्व रहा, जितना हम लोगों ने कोशिशें की, जितनी हमारी चीज़ें थी, बेसिकली ये तो सब्जेक्ट है जी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, यही तो हमारा रोना है। आप अगर देखेंगे, अगर आप अभी भी जाएंगे पुराना सर्च करेंगे कोई अपने अखबारात या सोशल मीडिया पर या आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि मैं एमपी नहीं था ग्वादर का, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बिज़िंजो चूँकि मेरी पार्टी के थे तो उनको मैं लेकर गया था सिंध के वज़ीर आला के पास। मसला ये है कि ये बेसिकली चोर हैं, इनका मैं कहता हूँ हुकूमत को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है।
चोरी को रोकना इतना आसान नहीं होता, लेकिन रोकने की कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को। देखें ये सारे चोर क्या करते हैं, ये यहाँ से निकलते हैं, ये बोल के नहीं निकलते कि हम बलूचिस्तान के पानी में जाएंगे और वहाँ पे पुष्ट भी तो है सर इसमें। ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी। पुष्ट पनाही की वजह से तो ये सब कुछ बड़े चलता है। चोर इनके पुष्ट बनाए। कौन बड़े चोर इनके पुष्ट बनाए? नहीं, बड़े चोर नहीं, सारे चोर इनके पुष्ट पनाही। ये खुद चोर हैं तो सारे चोर एक साथ मिले हुए हैं। अब देखें ना, यहाँ पर लांच किन के हैं? लांच हैं ये, अब लांच माहीगीरों के नहीं है, ये लांच हैं बड़े बड़े अमीर लोगों के। वो कौन है? वो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, आप फिशरीज से जाएं, बलूचिस्तान के फिशरीज में आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। सिंध बिल्कुल, सिंध के आप रिकॉर्ड निकालें, सिंध के जो रजिस्टर्ड लांचे हैं जो यहाँ से ये कहकर निकलते हैं सिंध से कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान के पानी में, समंदर में, पाकिस्तान का पानी एक तो नॉटिकल माइल्स हैं, 14 तक सूबाओं के होते हैं, उसके बाद पाकिस्तान। प्रॉपर हल क्या सर इसका हल मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉपर बताएं ताकि वो जो मछेरे यही बात हमने सीएम सिंध के सामने भी कही थी, अब दोबारा रिपीट भी करता हूं। जब सिंध से ये ट्रॉलर निकले ना, इनको चेक करके निकालें कि आया इनमें कौन से ऐसे जाल हैं जो ममनुआ जाल हैं, जो बलूचिस्तान मना करता है, क्योंकि ये तो थोड़े ऐसे बाद पे बलूचिस्तान में एंटर हो जाते हैं। अब बलूचिस्तान हुकूमत को भी चाहिए कि देखें, आप इतना लंबा आपका ये पूरा कोस्टल एरिया है, कोस्टल बेल्ट है, आपका पूरा जो समंदरी एरिया है 100 किलोमीटर पे है, 700 समथिंग 100 किलोमीटर पे। आप हर किलोमीटर पे एक लॉन्च तो खड़ा नहीं कर सकते ना, आप हर किलोमीटर पे एक लॉन्च खड़ा नहीं कर सकते। आप 200 किलोमीटर बाद भी अगर लॉन्च खड़ा करोगे तो बीच में 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे बीच में जगह खाली हो जाता ना। ये लोग क्या करते हैं, ये भाग जाते हैं अंदर। आपका जैसे ही कोई इनके पास पकड़ने जाता है, फिशरीज वाले या कोई भी जाता है कहीं पे, तो फिशरीज वाले खुद मिले हुए होते हैं, कहीं जहाँ मिले हुए नहीं होते, उनको जब पकड़ने जाते हैं तो ये मतलब ये चलता रहता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं जी, ये अमेरिका में लोग जाते हैं ना, स्मगलिंग करते हैं ना, इतना बड़ा मुल्क है, आपको पता है ना, वहाँ पर मैक्सिको से सॉरी और आपके बाकी लातिन अमेरिका से लोग वहाँ जाते हैं ना, बॉर्डर क्रॉस करते हैं। कितना बड़ा मुल्क है, करते हैं ना चोरी, 2 नंबरी करते हैं ना। तो इसी तरह से इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसको कम करने के लिए इकदाम किए जा सकते हैं, उसके लिए विलिंगनेस चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल है आवाम का मेरे पास। वो सवाल, जब मोहतरमा ज़ुबैदा जलाल साहिबा वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार थे और आप सेनेटर थे, ठीक है, और आपने लोगों को कारोबार के हवाले से जो दुबिस्त पंजा जो जगह है, एक तो उसकी अहमियत आपने कितनी दी, अब तक पता नहीं दी या नहीं दी, और जो ग्वादर के लोगों का कारोबार किस हद तक इसमें शामिल है, जिस तरीके से जो तफ्तान का बॉर्डर है जो एक्टिव है, ये क्यों एक्टिव नहीं है दुबिस्त पंजाब में? इसके हवाले से आप बताएं, जबकि आप लोग उस वक्त बरसरे इक़्तिदार और बहुत पावर में है। मुझे याद है जब ये 250 बॉर्डर की बात कर रहे हैं आप, हमारा रेमदान गब्द बॉर्डर, हाँ दुबिस्त पंजा कहते हैं, दुबिस्त पंजा कहते हैं हम लोग। उस बॉर्डर को आपको पता है, मुशर्रफ के दौर से जो भी वज़ीर दाखिला होता था ना पाकिस्तान का, वो आके इफ्तिताह करके चला जाता था। मुशर्रफ के दौर से हर एक वज़ीर दाखिला ने उसका इफ्तिताह किया और वो चला गया, कभी एक्टिव नहीं हुआ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, जब हमारा पिछली दफ़ा हुकूमत में फेडरल गवर्नमेंट में थे हम लोग, तो हम लोगों ने उसको प्रॉपर एक्टिव करवाया, ऑपरेशनल करवाया। वहाँ पर इनफैक्ट अब तो वीज़े से लोग आते जाते हैं, FIA बिठाया वहाँ पर अब मार्केट बन रहा है, चीज़ें बहुत अच्छी वहाँ पर। देखें वहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हम लोगों को फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि फेडरल गवर्नमेंट को मनाना, फिर ईरान में अपने इतने सैंक्शंस हैं ईरान पे, सैंक्शंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वहाँ पर ट्रेडिंग में, लेकिन अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जितना कुछ हम लोगों को जो सहूलतें अब तफ्तान में है किसी भी ट्रेडर के लिए, वो ग्वादर में भी जी है। ये परफेक्ट है ये बात। अच्छा सर, दिन ब दिन आबादी में इजाफा होता जा रहा है, ठीक है, और कहीं मरदमशुमारियाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन हमने जब भी देखा कि गवादर की जो आबादी है वो 3, साढ़े 3 लाख 4 लाख से ऊपर नहीं जाती, जबकि गवादर में हमें ये भी पता चला है कि दीगर इलाकों से या मतलब पश्तून आते हैं, सिंधी आते हैं, दीगर आते हैं, उनको लोकल सर्टिफिकेट भी बनाया कर दिया जाता है। वहाँ पर दीगर कौम उनकी मतलब भरमार है, लेकिन जो मुसलसल पिछले 3-4 मरदम
मरदमशुमारियों से गवादर की आबादी जो ना 3.5-4 लाख से ऊपर नहीं, तो इस पर आप लोगों ने प्रॉपर क्यों काम नहीं किया ताकि जो एक्चुअल जो उनकी आबादी है वो नज़र आए? और दूसरी बात यह कि ये जो लोकलों को दीगर इलाके के लोगों को सर्टिफिकेट देने का जो अमल है उसको रोका जाए, इस पर आपने कुछ किया है सर? जी, सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आपको एक बात बताऊं। मैंने आवाम के सवाल की बात बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए एक बात बताऊं आपको। असल में पाकिस्तान में अगर कोई शहर ऐसा है जहां पर लोकल सर्टिफिकेट बनने पे इतनी सख्ती है, वो ग्वादर है पूरे पाकिस्तान में। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ग्वादर के जो हमारे नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो माशाल्लाह से इतने बाशऊर हैं, क्योंकि स्पेशली जो सीट्स के लिए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वो मेडिकल सीट हो, इंजीनियरिंग सीट्स हो, सारे लोग स्कॉलरशिप। नहीं सर, बिल्कुल आप मुझे दिखा दें, हम उनका कैंसिल करवा देंगे। आप जरूर बताएं इसका, बताएं सर, आपको बताएंगे। ग्वादर में बहुत आपको रेयर कोई एक आदमी मिल जाए, शायद उसको भी लड़के निकाल के उसको हवाले कर देते हैं, डिप्टी कमिश्नर से कैंसिल करवा के छोड़ते हैं ग्वादर के लोगों को। नौकरी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये अगर आप ये बात करते हैं 90s से पहले की बात है, कोई उसने जाकर किसी ने जब सिस्टमाइज नहीं था पूरा, तो उस वक्त किसी ने बना लिया, वो अलग बात है। लेकिन आज के दौर में ये 20-25 सालों में मुझे नहीं बनता होती, 20-25 से ज़्यादा साल हो गए, बल्कि मुझे बनता हुआ नहीं दिखा। 95 से मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मतलब आप इसको डिनाई कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नामुमकिन। ठीक है सर, एक और सवाल है रिलेटेड वो कारोबार से कि ग्वादर से तफ्तान तक जो ईरान से बलूचिस्तान का सरहदी पट्टी है, जो बलूचिस्तान के लाखों लोगों की सदियों पुरानी और मतलब रोज़ी का ज़रिया है, वो आज बंद कर दी गई है। हुकूमत ने इसे स्मगलिंग करार दे दिया, लेकिन वहाँ के लोगों का ये वाहिद सहारा है ज़िंदगी का। आपने और आपकी पार्टी ने कुछ खातिर ख्वाह आवाज़ इस हवाले से नहीं उठाई। अगर उठाई है तो आप समझते हैं कि क्या, अगर बंद है तो क्या आप समझते हैं कि ये कारोबार गैर कानूनी है, इस वजह से आप खामोश हैं, या नहीं आप इस पर कुछ कहेंगे? चले, आप सबसे पहले एक काम करें जी। अब मैंने पहले आपको कहा आप इंटरनेट पे सर्च करें, पहले भी आपको कहा ना, अब दोबारा से सर्च करें। अभी रिसेंटली हमारे पार्टी का हुआ कॉन्सल्टेशन, रिसेंटली कॉन्सल्टेशन हुआ है। उस कॉन्सल्टेशन में हमारे पार्टी के सरबराह सादिक संजरानी साहब, उन्होंने एक तकरीर की है। वो तकरीर आप निकलवाएं, और ये क्लिप में आप जरूर, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, उनका क्लिप निकलवाएं और चलवाएं। आप मुझे दें क्लिप, मैं इस प्रोग्राम के साथ अटैच कर दें और देखिए वो क्या कह रहे हैं। बिलखसूस चूंकि बलूचिस्तान के लोगों का ये अल्लाह की तरफ से तकसीम है कि बॉर्डर्स ईरान और अफगानिस्तान के साथ है, तो उन तमाम लोगों की तिजारत के लिए जितना मुमकिन हो सके बलूचिस्तान के लोगों को सहूलत देनी चाहिए, ताकि वो अपना बलूचिस्तान में ये जो रोजगार है बॉर्डर ट्रेड का, अगर कोई हमें हम देखें, बॉर्डर एरिया में रहते हैं, मकरान अपना रख्शान, दोनों बॉर्डर एरिया में लगते हैं। हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान का उस तरफ से अफगानिस्तान लगता है। बलोच एरिया की बात करूँ, अगर मैं बलोच एरिया की बात करूँ तो उस तरफ से, तो वरना पख्तून एरिया भी हमारा अफगानिस्तान लगता है। तो रख्शान में ईरान भी लगता है हमारे साथ बॉर्डर, और हमारे साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। इस तरफ मकरान में नीचे आ जाएं तो सारा का सारा बॉर्डर हमारा ईरान के साथ लगता है। सामने समंदर है, हमारे सामने समंदर पे हमारे साथ खलीज ममालिक लगते हैं। ठीक है, हम तो, हमारा शुरू से रोजगार का जरिया ही यही है। अब आप मुझे बताएं, कोई सब्स्टिट्यूट है? कोई नहीं है। आप मुझे बताएं, आप कहते हैं ईरान से पेट्रोल नहीं मंगवाओ, ये आप पूरा करके कैसे देंगे? आप मुझे एक बात बता दें कि जो हमारी लांचें चलती हैं, जो मछली का शिकार करती हैं, वहां पे लोग जो आते हैं मछली का शिकार, जो गाड़ियां, को गैर कानूनी, मैं बिल्कुल नहीं गैर कानूनी समझता। मैं चाहता हूं अगर वफाकी हुकूमत ने क्यों स्मगलिंग करार दे दिया, उसको देखें, वफाकी हुकूमत के लोगों को यही बिल्कुल उठाइए। हम उसको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप एक चीज को समझें, वहां के इलाके में जो हमारे पास तो पहले बॉर्डर ही नहीं होता था, कोई बैठता ही नहीं था, हम ऐसे आते जाते थे। हमारे घर एक, हमारी जबान एक, हमारा कल्चर एक, हमारा कारोबार एक। खुलवाएंगे आप? कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, हम चाहते हैं खुले। अच्छा, बाय द वे आपको एक बात बताऊं, ये उस तरह से बंद भी नहीं है। ये इसको देखें, मैं कहता हूं लेजिटिमेट करने के लिए क्या करना, देखें एक चीज़ है कानूनी बनाना, किसी चीज़ को छोटा सा टैक्स लगवा दें, काम करने के लोगों को, हुकूमत का भी फायदा होगा। मैं तो ये चाहता हूं कि ये काम लोगों का, ये तो मेन चीज है। बॉर्डर ट्रेड को बंद कर, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क, आप यूरोप को देख लो, वहां तो बॉर्डर्स ही नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ईरान के साथ एक तो ये मसला है हमारा कि ईरान के पास सैंक्शंस बहुत ज्यादा है। दूसरा ये कि हम लोगों को वहां पर अपने बैंकिंग चैनल्स नहीं है ईरान के साथ, तो इसीलिए हुकूमत को भी कुछ मसले पेश आते हैं कि बैंकिंग चैनल्स नहीं है जी, पैसे कैसे भेजेंगे। बैकडोर तो ये सब चल रहा है, नहीं देखें, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें
बहुत सारी चीज़ें पे देखें, सारी जगहों पे हुकूमत को ख़राब नहीं कह सकता मैं। ठीक है, कुछ जगहों पे मुझे पता है उनकी मजबूरी है, कुछ जगहों पे मैं जानता हूं कि उनकी मजबूरी है, लेकिन मैं इस कारोबार को, अगर कोई कहता है कि ये कारोबार स्मगलिंग, यार स्मगलिंग में किस चीज़ की स्मगलिंग? मैं दूध मंगवा रहा हूँ स्मगलिंग है, मतलब मैं अपने लिए घी मंगवा रहा हूँ स्मगलिंग है। अगर मैं वहाँ का जूस मंगवा रहा हूँ जो मुझे सस्ता मिलता है पूरे पाकिस्तान में सर ये जा रही है, तो फिर देखें वहाँ स्मगलिंग नहीं होती, तो इसको प्रॉपर कारोबार का देखें मेरा तो मौकफ अच्छा, ये जो बाकी पाकिस्तान में जा रहा है और बगैर टैक्स के जा रहा है उसके मैं खिलाफ हूँ। मतलब बाप पार्टी आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि मतलब ये स्मगलिंग नहीं है और गैर कानूनी नहीं है। तो आप बताएं। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये स्मगलिंग नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है। इसको खुलवाएंगे आप इसको देखो, खुलाओ। ये तो मैं कह रहा हूँ लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। सर जो दस्तरस उनका नहीं है वो तो बेचारे देखें, आप अभी खुद कह रहे हो पूरे पाकिस्तान में मिल रहा है। देखें मिल रहा है तो उसका मतलब आ रहा है, बैकडोर की मैंने बात की नहीं, आ रहा है तो मिल रहा है ना। तो इसको लेजिटिम, इसको कानूनी बनाने के लिए हुकूमत को चाहिए कि कुछ छोटा मोटा टैक्स लगा। यही बात हम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हुकूमत की बात भी हमें समझ आती है कि उनको भी कुछ इंटरनेशनल जो सैंक्शंस हैं ईरान पे, उसकी वजह से परेशानी। पॉलिसी मेकिंग के लिए आपने बात की है? जी बिल्कुल की है, एक बार नहीं कई बार की है। तो क्या मैं तो आपको एक बात बताऊं, मैं तो ये भी चाहता हूं कि हमारा जो ग्वादर एरिया है पूरा जी, उसको टैक्स एग्जम्पशन दिया जाए, उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, स्पेशली ईरान बॉर्डर से लेके ग्वादर पोर्ट तक। अमल दरामद तो सर देखिए मैं तो यही नहीं, अमल दरामद की बात नहीं कर रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट उसको टैक्स फ्री करेगी ना, करेगी। मैं तो यही चाहता हूँ करे। मेरा तो डिमांड है, मैं वज़ीर आज़म साहब से मिला, इसाक डार साहब से मिला, इसी मसले पे मिला मैं उनसे। मैंने उनको टैक्स एग्जम्पशन के लिए मैंने तो तजवीज़ें भी दी, मैंने तकरीरें भी की, मैंने कागज़ भी लिखे। इनफैक्ट बलूचिस्तान हुकूमत से तो हमने टैक्स फ्री करवाया भी उसको। देखें इसको अगर टैक्स फ्री करते हैं ना, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अगर ग्वादर में आके इंडस्ट्री लगाएंगे और रॉ मटेरियल ईरान से मंगवाएंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी लग सकती हैं, वहाँ कारोबार के मौके भी मिल सकते हैं लोगों को, और यहाँ से पाकिस्तान री एक्सपोर्ट कर सकता है उनकी चीज़ों को लाकर, रॉ मटेरियल को ला के पैकेजिंग करके, या उनको ओरिजिन उनका जब पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान से जब बाहर चीज़ें जा रही होंगी तो फंड पैसे तो उनके पाकिस्तान में ही आएंगे ना। तो ये तो मेरी तो ख्वाहिश है कि टैक्स एग्जम्पशन हो, ईरान के साथ रॉ मटेरियल में हम काम करें, अपनी फैक्ट्रीज लाएं ग्वादर में। रोज़गार कितना मिलेगा लोगों को? मैं आपको पहले बता रहा था, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे जब बात हो रही थी आपसे पहले, आपको बता रहा था कि यहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री में 12-12 हज़ार लोग काम करते हैं। तो अगर 4 फैक्ट्री लग जाएं ग्वादर में या बॉर्डर पे लग जाए तो ये करवा दें तो सर आपको मतलब आप तो बलूचिस्तान पर एहसान कर देंगे अगर ये अगर हो जाए सर। देखें मैं जिस शुरू दिन से मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि ट्रेड हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, उसके लिए हमारे लोगों को भी समझना चाहिए ना। हमारे ग्वादर के लोग पुरअमन लोग हैं, पता है आपको, बहुत हमारे लोग ऐसे नहीं है कोई फसादी किसी बिजनेसमैन को मारने वाले हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियत से आ रही है सर। ये बुनियादी सहूलियत देखें आ रही है वहाँ पर सेवरेज के जो मसाइल हैं जो आए दिन हम देखते हैं। मैं तो सर ग्वादर नहीं गया, लेकिन वहाँ से जो हमारे दोस्त हैं जो हमें फुटेजेस बेचते हैं वो तो हमसे कहते हैं कि यार आप नुमाइंदों से बात करें। नहीं, सेवरेज की आप बात सही करते हैं, आप सारी चीज़ें बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपको पता है ग्वादर रिहेबिलिटेशन प्लान मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव करवाया फेडरल गवर्नमेंट से, मैंने फिर बलूचिस्तान हुकूमत से उसके पैसे निकलवाए, गवर्नमेंट बलूचिस्तान को लिया, JDA को लगाया, आज वो काम हो रहा है। क्रेडिट चाहे कोई भी ले उसका, चाहे वो पीछे वाले MPL है या नए वाले MPL है। रिहेबिलिटेशन ओल्ड टाउन का किसी ने नहीं सोचा था, जब तक मैं सेनेटर नहीं बना था किसी ने नहीं सोचा था कि ये ओल्ड टाउन है, इसकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। मैंने फंडिंग करवाई, फेडरल गवर्नमेंट से पास करवाया, आधा फंडिंग बलूचिस्तान हुकूमत से BAP की गवर्नमेंट ने करवाई। तो मैं तो फख्र से कहता हूँ, अब अगर वहाँ पर अभी सिटिंग MP है वो कहते हैं हमने करवाया, कोई और कहता है मैंने करवाया, तो ये तो ये सारी बात है। अब काम तो सर जिसने लिया तो देखें हमारे बुजुर्ग हमें कह के गए एक बात कि जी ग्वादर हमारा घर है, ग्वादर को कोई अगर पेरिस बनाता है ना, रहना तो मुझे ही ना, मैं तो खुश हूँगा। जो भी ग्वादर को पेरिस बनाएगा मैं उसको दोनों से सलाम भी करूंगा, उसको थैंक यू भी कहूँगा। अच्छा सर कुछ बात एक सवाल वैसे वायदा एक आपको बात दो, पेरिस बहुत गंदा शहर है। अच्छा सर एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप, क्या बात है, एक कर करके आपके जो ना सीनियर तरीन लोगों ने बाप पार्टी को छोड़ दिया। वजह सर क्या मराहत की वजह से? सीनियर तरीन आप किन को कह रहे हो? हमारे जाम कमाल साहब को? सर अब मैं नाम नहीं लेता, मेरे पार्टी सर मैं नाम नहीं लेता, मैं नाम नहीं लेता। मेरे दोनों पार्टी के प्रेसिडेंट रहे ना, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। चलो आप अगर नहीं लेते, मैं अब आप जानते हैं मैं किन का। कुतुब बेज़ंजो साहब की बात करेंगे, वो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट थे, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। जाम कमाल साहब हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट थे, वो मुस्लिम लीग नून में चले गए। रऊफ रिंद साहब हमारे भाई हैं, वो अगर पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, वो आ भी जाएंगे वापस। आपको आ भी जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं,
बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक सोच का नाम है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये था, ये सारे हमारे दोस्त जाम कमाल साहब हों, कुद्दूस बिजंजो साहब, कुद्दूस बिजंजो साहब वज़ीर आला थे जब इस पार्टी की हमने बुनियाद रखी थी। तो उसका मकसद भी यही था कि बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में आपको याद होगा जब बलूचिस्तान की जब यहाँ से MPA MNA बनते थे, दौड़ते थे इस्लामाबाद, दौड़ते थे लाहौर, दौड़ते थे कराची अपनी सीटें अपने हुकूमतें बनाने के लिए। जब बाप पहली दफ़ा एक मजबूत ताकत के साथ आई तो आपके लोग इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से चल के उनके पास आए। मैं कहता हूँ यही दोस्त जो हमारे गए हुए हैं दूसरी पार्टियों में, वो महसूस कर रहे होंगे, वो उनको ज़रूर महसूस हो रहा होगा कि यार बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी में जो इज़्ज़त और एहतराम है वो बाकी पार्टियों में नहीं है, हमारे बलूचिस्तान के लोगों के लिए स्पेशली। अच्छा सर, हम अब देखते हैं कि आप जो लोग छोड़ के गए हैं वो अब सोच रहे होंगे कि हम वापस आए हैं ना। सर, बलूचिस्तान के नौजवान आज बहुत मायूस हैं। सबका एक ही शिकवा है, नौकरियां बिकती है, मेरिट नहीं, सिफारिश चलती है। ऐसे में एक आम मेहनती और तालीम याफ्ता नौजवान का मुस्तकबिल कहाँ जाएगा? आपकी पार्टी के पास उन नौजवानों के लिए कोई ठोस विजन है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। आज आप देख रहे हो ना, अच्छा। आज आप जो देख रहे हो वहाँ पे, आपने कहा ना, हमारे जो वज़ीर आला साहब जो अभी बैठे हुए, इन्होंने पहली तकरीर में भी अपने यही कहा था कि नौकरी नहीं बिकने दूंगा मैं, यही कहा था उन्होंने, यही कहा था। और वो अभी भी बयान में उनका देख रहा था, सुन रहा था और बहुत सारे लोगों से पूछ रहा था। कह रहे जितने टीचर्स अभी लगे, कह रहे एक बंदा लाकर दिखा दो कि वो लोग पैसों पे लगे। वो चैलेंज कर रहे हैं सबको। देखिए, ये सारा कुछ डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने वाला ही हमारी पार्टी था। ये सरफराज बुगटी साहब जो आज पीपल्स पार्टी के हैं, ये भी बाप पार्टी से ही गए हैं, तो इनको भी आइडिया है कि बाप पार्टी की कितने खिदमात हैं और ये जानते हैं। और ये वो जो बाप पार्टी का जो चीज़ें थी, जो बाप पार्टी ने स्टार्ट की थी, वो चल रही हैं। वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनके समरात पब्लिक तक पहुंचेंगी। और मैं इस बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत में जितना काम बलूचिस्तान में, वह तरक्याती काम से लेके आप एजुकेशनल काम, इंस्टीट्यूशंस को लेके आप किसी भी मामले में जाएंगे तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, चाहे वो इस्लाहातों अपने आपके पॉलिसीज़ में या आपके दफ्तर जो सरकारी चीज़ों में। अब क्यों बैकफुट में? कौन बैकफुट? अभी तो हमारी हुकूमत ही नहीं है ना। बैकफुट में मतलब जब इतने तरक्याती काम, ये सारे मामला, तो फिर बाप पार्टी को तो फिर बरसरे ये देखें, ये आप जानते हैं ये पब्लिक का मूड होता है। और दूसरा ये है कि ये पॉलिटिशियन का भी वोट से आते हैं। जी बिल्कुल, आना भी चाहिए, वोट से ही आना चाहिए, वोट से ही आना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे भी हम, आप क्या समझ रहे हैं ग्वादर में जो हमारे MP हैं बगैर वोट के हैं? सर मैं सर अभी चंद दिन पहले सर लाला रशीद से मैंने इंटरव्यू किया। मैंने कहा, लाला रशीद सवाल किया, उन्होंने कहा कि ऐसे भी बहुत से MNA MP हैं वो बलूचिस्तान से इलेक्ट हुए, उन्हें तो अपने हल्के का भी पता नहीं। मैं आपको उनका होता होगा, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा था ना। हमारे इलाके में बिल्कुल वोट से ही है। बिल्कुल जी, वोट से है। अच्छा, वोट से है। तो वो तो कहते हैं कि सर 40 करोड़ 50 करोड़ दे देते हैं और बस जीत जाते हैं। मौलाना के पास इतने पैसे तो नहीं है सर। मौलाना के पास पैसे नहीं। मौलाना का सर पार्टी आप जानते हैं कौन सा? तो फिर कौन सा पार्टी है सर? चले आप बता दें सर, मैं आपकी ज़बानी सुन लेता हूँ। लोग तो हमें बदनाम करके बैठे हुए। सर आगे चलते हैं सर। अच्छा, कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम पर वोट डालने से पहले बाप पार्टी ने कुछ मुतालबात रखे थे, ठीक है? ख़ास तौर पर यह कि बलूचिस्तान के इंतखाबी हल्के बढ़ाए जाएँ। क्या ये सच है? अगर है तो क्या आपकी पार्टी वाकई इस मुतालबे को मनवाने में कामयाब हुई है? जी देखें, हमने तो आपको बताया ना, 2020 में पहली दफ़ा सेनेट से 2/3 अक्सरियत लेकर इस बिल को पास भी करवा चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है बलूचिस्तान की इतनी नुमाइंदगी नहीं है कौमी असम्बली में। यही तो हमारी डिमांड है, कौमी असम्बली में सीट बढ़ाएं, सूबाई असम्बली में सीट देखें, एमरिंग करें ना सर। कर रहे हैं सर, जितना हमारे बस में है, जितनी हमारी औकात है, जितना हम लोग कोशिश, हमारी सीटें क्या हैं आप देखें ना। आपको एक आता है नंबर गेम होता है। आप इस्लामाबाद ऐवानों में जाते हैं, इक़्तिदार में बैठते हैं, वहाँ पे लोग जो ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए हैं वो नंबर गिनते हैं। वो बंदे नहीं देखते कौन आया है जी, बड़ा साहब आया है तो छोटा साहब आया, वो नहीं देखते हैं कि नंबर कितने हैं इसके पास। मुस्लिम लीग के पास, पीपल्स पार्टी के पास जितने नंबर ज़्यादा वो अपने उतने काम निकलवा देगा। उसी तरह से मुस्लिम लीग काफ के पास, उसके साथ मुत्तहिदा के साथ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ। मैं तो दावत देता हूँ तमाम बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी,
तमाम बलूचिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं या बलूचिस्तान में जितने भी बलूचिस्तान के नुमाइंदे हैं वहाँ पे बैठे हुए इस्लाम में, आए हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मजबूत करें। जब हम ये डिमांड रख रहे थे अभी तो कोई आता ना हमारा साथ देता, लेकिन मतलब ये कि आप अलग ऐलान उनको दावत दे रहे हैं कि आ जाए मिलकर इस मसले को हल करें। बलूचिस्तान के किसी भी मसले पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल करना, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी, सूबे में मौजूदा हालात, उसकी कारकर्दगी और सूबे मौजूद सबके सामने है, क्या असर है? रोज़गार, सेहत, तालीम, सब मैदानों में आवाम नाउम्मीद नज़र आती है। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में कुछ डिलीवर किया है, या एक और हुकूमत है जो वादों से आगे नहीं बढ़ पाती? यानी ये भी एक और हुकूमत है जो वादों से आगे नहीं बढ़ती। आप सब समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी देखिए, पहली बात तो ये है, मैं बलूचिस्तान हुकूमत का तर्जमान नहीं हूँ और ना ही हमारी पार्टी के पास उनके एक और हुकूमत है जो वादों से आगे नहीं बढ़ती। नहीं देखें, तो मेरी बात सुने आप, बिल्कुल एक और हुकूमत है वादों से आगे नहीं बढ़ती। हमने तो अपना वादा पूरा किया, हमारे पास एक हुकूमत आई 5 साल हुकूमत की, जो हमने वादे किए हमने पूरे किए। बलूचिस्तान में मैंने आपको कहा ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ बलूचिस्तान आवामी पार्टी का आपने इंसर्जेंसी देखें, बदकिस्मती से जो बलूचिस्तान की तरक्की जिनको नागवार गुजरती है, जिसको पाकिस्तान की तरक्की नागवार गुजरती है, बहुत सारे लोग स्पेशली इंडिया इतनी इन्वॉल्वमेंट है। आप देखें ना, अगर कोई दहशतगर्द मारा जाता है, पकड़ा जाता है, उसके पास बंदूक कहाँ के निकलते हैं, उनके पास किस चीज़ के लिए कहाँ से फंडिंग हो रही होती है। आप सिर्फ एक काम करें, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, एक बंदा अगर कोई ज़ाती दुश्मनी गांव में इलाके में कोई ज़ाती दुश्मनी किसी का होता है तो उस ज़ाती दुश्मनी को निभाने के लिए उसको कितना खर्चा करना पड़ता है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर कोई कह रहा है मैं जंग लड़ रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान से या रियासत पाकिस्तान से, तो इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है जो जंग लड़ रहे हैं। देखें, बलूचिस्तान की या पाकिस्तान की मैं कहता हूँ ये बदकिस्मती है कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना हमारी, इस पर दुनिया के बहुत सारे ममालिक की नज़र है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसा एटमी ताकत रखने वाला मुल्क और मुसलमान मुल्क कभी इत्तफाक के साथ रहें, कभी तरक्की करें, कभी उनके लिए आसानी पैदा हो। आप यकीन करें, मैं भी आपको एक जुम्मे की नमाज़ का वाक़या बताता हूँ। मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद मैं जब बैठा तो लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे मस्जिद में बाहर, तो मैं सबके चेहरों को देख रहा था और मुझे लग रहा था यार, मैंने कहा ये सारे नमाज़ पे एक जगह पे बैठे हुए हैं, पता नहीं इनके दिलों में आपस में मोहब्बतें अल्लाह कब दे। तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में सब लोग मोहब्बत के साथ रहें, एहतराम के साथ रहें, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो पश्तून हो, चाहे पंजाबी हों, चाहे वो किसी गैर मज़हब के ही लोग क्यों ना हो, सब लोग एक बन के रहें। देखें, लड़ाई झगड़ा करना, फसाद करना, एक दूसरे से नफ़रत करना, ख़राब चीज़ें जो होती हैं ना वो फ़ौरन से होती हैं। आप बैठे हो, ये घर गिराना चाहते हो, यहाँ बम लगाएं, घर गिर जाएगा, ट्रैक कोई बिल्डोज़र ले आए, ये घर गिर जाएगा घंटों में। लेकिन अगर ये घर आप बनाना चाहोगे ना तो आपको बुनियाद से फिर इसको खड़ा करने में, फिर सीमेंटें रखने में, फिर सरिया रखने में, फिर आपको टाइम लगता है। तो अल्लाह करे कि ये मुल्क और ये सूबा यहाँ पर लोग मोहब्बत के साथ रहें और इसकी तरक्की के लिए काम करें। देखिए, मैं चाहता हूँ, मैं तरक्की मानता हूँ, मैं कहता हूँ अगर प्राइवेट सेक्टर आता है, कारोबार होता है, दुनिया के किसी भी मुल्क के कोने से कोई भी बंदा आता है, ग्वादर में, बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, तो हम बलोचों को चाहिए कि उनकी हिफाजत करें। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। अब ग्वादर में एक पोर्ट बनने के बाद आप एक चीज़ नोट करें, एक पोर्ट बनने के बाद हमारी बात सुनी गई, हमें कॉलेजेस दिए गए, हमारी बात सुनी गई, हमें हॉस्पिटल्स दिए गए, हमारी बात सुनी गई, हमें यूनिवर्सिटी दिया गया। ये एक बिज़नेस अभी तक स्टार्ट नहीं है, एक सिर्फ मॉडल वहाँ पे बन गया है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारे पास चल के आई हैं। देखिए, एक रास्ता बनता है तो तरक्की वहाँ पहुँचती है, तो उस रास्ते को, जो तरक्की है, उसको मैं चाहता हूँ कि बलोच कौम सपोर्ट करे। ये बलूचिस्तान के और बलोच लोगों के मुस्तकबिल का मसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हवाले से आप समझते हैं कि वो जो वज़ीर आला है वो मतलब फुली तौर पर उसके पास जो इख्तियारात हैं वो कंफर्म हैं, या तो फिर जो हिदायत हैं वो कहीं और से आ रही हैं, और आजकल के जो बलूचिस्तान के जो हालत इसके दौर में हुकूमत से ज़्यादा ख़राब हुए हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे ये इख्तियारात, वो तो वज़ीर आला साहब के साथ मेरा ऐसा कोई पूछा नहीं मैंने उनको कि इख्तियारात कैसे हैं, लेकिन अंदाज़ा जिस हिसाब का मुझे सरफराज बुगटी साहब जो लगते हैं ना, जिनकी पर्सनैलिटी है,
बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं एक दूसरे के, वो मुझे नहीं लगता कि हिदायत कहीं से लेते होंगे, बल्कि हिदायत देते होंगे। मतलब आप मुतमईन उनके? जी बिल्कुल, अल्लाह उनको कामयाब करे। जब आप सेनेटर थे तो आपकी जो आवाज़ ऐवान में गूंजती थी, जोश, जज्बा, अज़्म, यानी आप बेबाक एक लीडर के तौर पर या सियासतदान के तौर पर आपको जाना जाता था। लेकिन आज कल हम देखते हैं कि मतलब आपकी तरफ से खामोशी चाहिए हुई है। क्या ये खामोशी इस निज़ाम से जो मायूसी की अलामत है, कि आपको लगता है जब ख्वाबों के साथ आप सियासत, जिन ख्वाबों के साथ आप सियासत में आए थे वो पूरे नहीं हो रहे? देखें, मायूसी तो कुफ्र है ना, हराम है। मायूस तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल मायूस तो बिल्कुल नहीं हूँ। देखें, रही बात आपने कहा मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, तो जो हमारे दोस्त हैं बाकी पार्लियामेंट में वो बातें कर रहे हैं। हमारे पार्टी प्लेटफॉर्म से जितना मुझे कहना है, जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूँ। और आई बिलीव के जो काम, जो आपका मकसद होना चाहिए लाइफ में, एक गोल होना चाहिए कि आपने फ़िलहाल काम करना है। मैंने ये पानी ख़रीद के आपको देना है, मैं इसको रोड पे शोर करके किसी को नहीं बोलूँगा जी मैंने पानी ख़रीद के दिया है। मैं पानी आप तक पहुँचा रहा हूँ। जिनके काम होने हैं, जिनमें काम है, जिनकी चीज़ें हैं, जिनका तरीका है, वो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हम कर भी रहे हैं। हम शोर शराबे के बगैर खिदमत कर रहे हैं लोगों की जी, और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जाते जाते बस एक पैगाम आपकी तरफ से बलूचिस्तान के आवाम को। मेरा जी, देखें, बलूचिस्तान में मेजॉरिटी, बल्कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी नौजवानों की है, तो मेरा उनके लिए पैगाम है, स्किल्ड रहें, तैयार रहें, कारोबार करें। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बलूचिस्तान में बहुत सारे नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो पढ़ लिख गए हैं और वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई हुकूमत आए उनको नौकरी दे, या कहीं से उसकी नौकरी का बंदोबस्त हो जाए। तो मेरे और हुकूमत से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो फैसिलिटेटर बने, वो उनको रास्ता दिखाएं, उनके लिए फ़ैसिलिटीज़ पैदा करें नौजवानों के लिए जो कारोबार करें। और इन्वेस्टर्स को मैं दावत दूंगा, पाकिस्तान भर के, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को, कि वो आएँ बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है इंशाल्लाह जैसे हमारे मादनियात पे इन्वेस्टमेंट आएगी, उसी तरह से ग्वादर पोर्ट पे भी इन्वेस्टमेंट आएगी और जिससे तरक्की होगी। तो नौजवानों काम करें, मेहनत करें, रोज़गार का आसरे पे मत बैठें। रोज़गार रिस्क देने वाला अल्लाह है, सिर्फ हुकूमतों के आसरों पे मत बैठें, ख़ुद हिम्मत करें और कारोबार करें, कारोबार शुरू करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जी नाजरीन, अब हम इस जो जितनी भी हमने आज बातें की और जितने भी हमने सवालात किए, जो जवाबात आपने देंगे, आप कितने मुतमईन हैं कौदा बाबर साहब की बातों से, या आप समझते हैं कि वाकई में जो ना जो वो कह रहे हैं कि वो ऐसा ही है, तो फिर इसका फ़ैसला आप पर हम छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम यहाँ तक। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।